पाइथन है ये एक हाई लेवल इंटरप्रिटेटेड इंटरैक्टिव और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बेसिकली जो ये आपकी फर्स्ट लाइन है इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स में, और आपसे बोलेगा कि पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रिटेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड स्टैटिकली टाइप्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो आपको करना है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो पाइथन है सबसे पहला तो ये हाई लेवल है, नंबर 2 जो इसका कोड होता है उसे हम लोग इंटरप्रिटेट कराते हैं। हालांकि जो पाइथन लैंग्वेज है ये कंपाइल और इंटरप्रिटेटेड दोनों है, बट हम लोग इसमें जो इंटरप्रिटेटेड होती है उसको रेफरेंस करते हैं, उसको प्रेफरेंस देते हैं। साथ ही जो पाइथन है ये इंटरैक्टिव भी है और ये उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। इसके अलावा ये स्टैटिकली नहीं होती है बल्कि ये होती है डायनेमिकली। अब बात ये आती है कि डायनेमिकली का मतलब क्या होता है। मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने पाइथन में जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आप उस वेरिएबल का नाम लिखते समय, उसको डिक्लेयर करते समय आप ये नहीं लिखते हो कि जो वेरिएबल आप बना रहे हो वो किस टाइप की वैल्यू को कंटेन करेगा। बेसिकली ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप लोगों को वेरिएबल बनाते समय डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है तो आप उसे डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज बोल सकते हो। बेसिकली जो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती हैं उसमें जो डेटा का निर्धारण होता है, जो डेटा का डिसाइड होता है डेटा टाइप का, वो एग्जीक्यूशन के दौरान होता है जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जबकि अन्य भाषाएं पंक्चुएशन का उपयोग करती हैं, पाइथन में कम सिंटैटिक कंस्ट्रक्शंस हैं। पाइथन को मैक, विंडोज़, लिनक्स, रास्पबेरी पाई आदि जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म के साथ अत्यधिक रीडेबल और कॉम्पिटेबल होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप लोगों ने पाइथन पढ़ा ही होगा तो उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं काफ़ी छोटे हैं, जो उसका कोड है वो रीडेबल होता है और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया पाइथन के बारे में बेसिक जानकारी। बेसिकली अगर आपसे पूछे कि आप इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइए तो आप लिख सकते हो कि जो पाइथन है इसे 1989 में गीडो वैन रॉसम के द्वारा डेवलप किया गया था और जो पाइथन का पहला रिलीज़ है वो 1991 में किया गया। साथ ही पाइथन का सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है वो पाइथन 3 है। तो आप इतना लिख सकते हो। देन बात आती है कि जो पाइथन लैंग्वेज है इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला, पाइथन एक इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज है, इसीलिए सी जैसी लैंग्वेजेस के विपरीत इसे एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइल करने की नीड नहीं होती है। नंबर 2, पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है, इसीलिए डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पाइथन इंटरप्रेटर वेरिएबल के मान के आधार पर डेटा प्रकार को आइडेंटिफाई कर लेता है। नेक्स्ट, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को फॉलो करती है जिसमें एक्सेस स्पेसिफायर होने के अपवाद हैं। एक्सेस स्पेसिफायर यानी कि पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड के अलावा पाइथन में क्लासेस, इनहेरिटेंस और अन्य जो जनरल उप्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। बेसिकली अगर आपसे पूछे कि जो पाइथन है क्या वो पब्लिक और प्राइवेट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है तो आपको आंसर टिक करना है फॉल्स, क्योंकि जो पाइथन है वो ऑफिशियली रूप से पब्लिक और प्राइवेट जो वेरिएबल्स होते हैं उसको सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि ये एक उप्स कॉन्सेप्ट का ही फीचर होता है बट पाइथन नहीं मानता है। नेक्स्ट, पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, यानी कि विंडोज सिस्टम पर लिखा गया एक पाइथन का प्रोग्राम लिनक्स सिस्टम पर भी आसानी से चल सकता है। उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी मॉडिफिकेशन की नीड नहीं होती है। अगला दिया गया है, पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आप पाइथन की हेल्प से डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, चाहे वो आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या कोई गेम एप्लीकेशन हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगला पॉइंट आता है नमपाई, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपसे बोलेगा कि नमपाई को डिफाइन करिए, तो नमपाई का मतलब न्यूमेरिकल पाइथन है। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है और मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही चैप्टर वाइज वीडियोस में बिल्कुल पूरी व्याख्या के साथ में समझा चुका हूँ। तो जो नमपाई है
इसका फुल फॉर्म न्यूमेरिकल पाइथन होता है। यह पाइथन के साथ डेटा एनालिसिस और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म पैकेज है, जिसे 2005 में ट्रेविस ओलिफेंट के द्वारा बनाया गया था। आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में कि जो नमपाई है इसे किसके द्वारा और कब बनाया गया, यानी कि एमसीक्यू में आ सकता है। तो आपको ये सन और जो इनके डेवलपर हैं वो आपको याद रखना है। बेसिकली जो नमपाई पैकेज है ये सी लैंग्वेज में लिखा गया है, और जो सी लैंग्वेज है इसे 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। अगला है नमपाई का उपयोग एरे पर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए भी करते हैं। एरे पाइथन लिस्ट की तुलना में फास्ट है। बेसिकली आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो नमपाई एरे होता है और लिस्ट है इसमें एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें जो डिफरेंस है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। साथ ही जो एरे होता है ये लिस्ट से फास्ट होता है। क्यों, इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे कई रीज़न हैं, बट उनमें से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो लिस्ट है इसमें आप मिक्स जो वैल्यूज़ होती हैं उसको आप रख सकते हो। मान लीजिए आपने कोई लिस्ट क्रिएट किया, ठीक है, लिस्ट का नाम है मान लीजिए लिस्ट 2, ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर आपने कुछ एलिमेंट रखे हैं। कुछ एलिमेंट फ्लोट टाइप के हैं, कुछ स्ट्रिंग टाइप के हैं, कुछ इंटीजर टाइप के हैं। तो ऐसा आप लिस्ट में कर सकते हो। बट जो एरे है वो बोलता है कि भैया जब आप एरे क्रिएट कीजिए तो मैं एक ही प्रकार की जो वैल्यूज़ हैं उसको होल्ड कर सकता हूँ, उसके अलावा अदर टाइप की जो वैल्यूज़ हैं वो अलाउ नहीं है। यानी कि आप एरे में एक ही डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो जो एरे होता है वो लिस्ट की तुलना में फास्ट होता है, और इसमें इन एरे के साथ काम करने के लिए फंक्शंस हैं। नमपाई का उपयोग करने के लिए इसे सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है तो इस केस में अगर आप नमपाई का यूज़ करना चाहते हैं तो नमपाई का फ़ायदा लेने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में नमपाई भी इंस्टॉल करना होगा, और उसके लिए आप लोगों को ये कमांड लिखनी होगी पिप इंस्टॉल नमपाई, जो कि आपसे पूछ सकता है कि अगर यूज़र को अपने कंप्यूटर में अगर यूज़र को अपने कंप्यूटर में नमपाई पैकेज इंस्टॉल करना है तो उस केस में क्या कमांड लिखी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है पिप इंस्टॉल नमपाई, ये कमांड होती है जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर में नमपाई इंस्टॉल करते हो। और आपको पिप का फुल फॉर्म, तो बेसिकली फ्लो चार्ट होता क्या है, तो किसी प्रोग्राम के लॉजिक सीक्वेंस को लिखने या बनाने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हम किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए पहले से डिफाइन की गई शेप का यूज़ करते हैं, और अलग अलग शेप का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग मीनिंग होता है। बेसिकली जो एल्गोरिथम होता है वो किसी भी प्रॉब्लम का जो भी आप स्टेप बाय स्टेप निर्देश लिखते हो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो आप लोगों को यहाँ पर सिंबल दिए गए हैं। सबसे पहला है ओवल शेप। तो जो ओवल शेप है इससे हम लोग क्या करते हैं, फ्लो चार्ट को स्टार्ट या फिर एंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, या आप बोल सकते हो स्टार्ट और स्टॉप या बिगिन और एंड। अगला आता है प्रोसेसिंग बॉक्स। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा स्टेटमेंट हो जिसमें प्रोसेस की बात हो तो आप इस प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज़ करते हो। साथ ही अगर आप लोगों को यूजर से कुछ इनपुट लेना है या फिर आउटपुट को शो करना है तो आप इस इनपुट आउटपुट बॉक्स का यूज़ करते हो। वहीं अगर बात आ जाए डिसीजन की, निर्णय लेने की, यानी कि कंडीशन की, तो उस केस में आप लोग यहाँ पर जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, जो ब्रांचिंग शेप है जिसको हम बोलते हैं डायमंड शेप, इसका यूज़ करते हो। अगला है जो फ्लो चार्ट का जो फ्लो है उसको दिखाने के लिए हम लोग लेफ़्ट राइट अप डाउन इन एरोज़ का यूज़ करते हैं। तो आप इन सिंबल्स को अपने जहन में उतार लीजिए क्योंकि ये आने की पूरी उम्मीद है। अगला आता है कि कुछ पॉइंट्स के बारे में कि जो पाइथन है उसे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो एक वेबसाइट है पाइथन की, python.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली ये एक पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है। नेक्स्ट
जो इंडेंटेशन होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि इंडेंटेशन के बारे में थोड़ा बहुत लिखिए, यानी कि शॉर्ट नोट आ सकता है। तो इंडेंटेशन रिफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगनिंग ऑफ आ कोड लाइन। कोड लाइन के स्टार्टिंग में जो वाइट स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, इंडेंट। यहाँ पर लिखा गया है अ ब्लॉक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज स्टेटमेंट। बेसिकली जब भी आपके पास कई सारे स्टेटमेंट होते हैं तो उनको कंबाइन करने के लिए, उनको ग्रुप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉक डिफाइन करते हैं। अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज या फिर जावा या जावा स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको स्टेटमेंट का ब्लॉक डिफाइन करना है तो आप यूज़ करते हो करली ब्रैकेट का। मान लीजिए आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं, इन्हें आपको ग्रुप करना है तो आप सी, जावा स्क्रिप्ट में यूज़ करते हो किसका, करली ब्रेसेस का। बट जो पाइथन है ये बोलता है कि भैया आप करली ब्रेसेस ना लगाओ, सिर्फ स्पेस दे दीजिए आप। तो जो स्पेस आप देते हैं स्टार्टिंग में उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल ताकि आपको और क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा लपेट पाएँ। तो पाइथन मैंने एंटर किया और यहाँ पर देखिए IDLE ओपन हो चुकी है और इसका हम लोग स्क्रिप्ट मोड ओपन करते हैं। तो फाइल पे जाएंगे और नई फाइल क्रिएट करेंगे। मान लीजिए आपको चेक करना है कि नंबर ऑड है या फिर इवन है, तो आप कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले जो नंबर आपको चेक करना है कि वो ऑड है या फिर इवन है वो नंबर आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर बनाया वेरिएबल, नाम रखा नम इक्वल, ठीक है। इसके बाद इंट मेथड और ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पर इनपुट लिखा। इनपुट क्या है, मेथड है। और हमने पूछा कि भैया जो नंबर आपको चेक करना है वो नंबर इंटर कीजिए। तो मैंने लिखा यहाँ पर इंटर एनी नंबर सॉरी इंटर एनी नंबर, इंटर 1 मिनट, इंटर एनी नंबर। तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से क्या होगा, नम के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी। अब बारी है कि हम चेक कर पाएँ कि वो नंबर ऑड है या फिर इवन है। तो हमने यहाँ पर लिखा इफ़ और हमने लिखा कि अगर नम में आप 2 से डिवाइड करते हैं और आपको मिलता है 0 तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। अब चूँकि जब ये कंडीशन सही होनी चाहिए तो इस इफ़ की बॉडी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हों तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्लॉक डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लगाया कॉलन, देन इसके बाद हमने इंटर की हिट की। तो इंटर की हिट करते ही क्या होगा, आप देखेंगे कि इसने स्टार्टिंग से कुछ स्पेस छोड़ दिया है, कर्सर यहाँ से आ रहा है। तो जो ये आपको स्पेस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इंडेंट। बेसिकली जो स्पेस होता है वो ब्लॉक को डिफाइन करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, और इसके बाद ध्यान दीजिएगा अगर आपके पास एक से अधिक स्टेटमेंट हैं तो जो स्पेस है स्टार्टिंग से वो इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी में 4 स्पेस और किसी में 5 स्पेस दे दिया है, ऐसा नहीं है, स्पेस इक्वल होने चाहिए स्टार्टिंग से। तो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया कि भैया जो आपने नंबर इंटर किया था नंबर इज़ इवन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको आना है एल्स की बॉडी में और यहाँ से प्रिंट कर देना है कि जो आपने नंबर दिया था वो एक ऑड नंबर है, तो नंबर इज़ ऑड, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब एल्स की बॉडी में कौन सा स्टेटमेंट है तो आप बोलोगे कि भैया जो ये स्टेटमेंट है ये एल्स का है और ये स्टेटमेंट किसका है, इफ़ का है। बट अगर मैं यहाँ पर कोई और स्टेटमेंट लिखता हूँ, लाइक इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, Ctrl+C और इसके बाद हमने कर दिया Ctrl+V और मैं यहाँ कर देता हूँ कुछ लाइक कुछ भी प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट एल्स की बॉडी में आएंगे। बट अगर मैं यहाँ से इस स्पेस को रिमूव कर दूं तो जो प्रिंट है वो इसकी बॉडी में तो है बट जो ये स्टेटमेंट है ये एल्स की बॉडी में नहीं है। बट अगर मैं यहाँ से स्पेस दे दूं इक्वल में तो ये भी इसी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। तो ये होता है इंडेंटेशन। अगला आता है और वो है
पॉइंट, कमेंट्स स्टार्ट विद ए हैज़ एंड पाइथन विल इग्नोर देम। जो पाइथन में कमेंट्स होती हैं वो हैज सिंबल से शुरू होती हैं, तो ये आपको याद रखना है, और जो भी कमेंट्स होती हैं वो पाइथन इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द सोर्स कोड फॉर एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड स्टेटमेंट। आप लोगों को यहाँ पर एक प्रोग्राम दिख रहा है, इस प्रोग्राम में हमने जो भी ये लिखे इंस्ट्रक्शन, इसको हम बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है कीवर्ड्स इन पाइथन आर रिजर्व्ड दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर। जो पाइथन में कीवर्ड हैं वो एक रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका यूज़ आप वेरिएबल नेम के लिए, फंक्शन नेम के लिए या फिर अदर टाइप के आइडेंटिफायर को क्रिएट करने में यूज़ नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो भी आपके डेटा टाइप वाले कीवर्ड होते हैं उसका यूज़ आप एज आ वेरिएबल नेम कर सकते हो। मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको ये चेक करना है कि पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराएंगे कीवर्ड मॉड्यूल को। तो कीवर्ड, देन इसके बाद आप लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर कीवर्ड, कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड डॉट कीवर्ड की लिस्ट। मैंने एंटर की, 1 मिनट, इसको हमने किया रन, 1 मिनट, इसको करता हूँ रन, ओके। और आपको बताना है कि जो पाइथन की फाइल होती हैं उसे हम किस एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पार्ट 1 में आ सकता है। तो आपने देखा कि हमने जैसे ही ये 2 स्टेटमेंट लिखे, यहाँ पर सारे के सारे कीवर्ड आ चुके हैं। एक बात और कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि भाई साहब पाइथन में कितने कीवर्ड होते हैं, तो आपको आंसर टिक करना है 33। पाइथन में 33 कीवर्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। और साथ ही इसमें भी फॉल्स, नन और ट्रू, ये 3 ऐसे प्राणी हैं जिनका पहला लेटर, जिनका पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में होता है। इसके अलावा सारे ही कीवर्ड स्मॉल लेटर में होते हैं। आपसे पूछता है एमसीक्यू में कि पाइथन में सभी कीवर्ड स्मॉल लेटर में होते हैं, तो आपको आंसर टिक करना है फॉल्स। क्यों? क्योंकि 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल में है, तो सारे स्मॉल में कैसे हो जाएंगे, तो आपको फॉल्स टिक करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके होते हैं कीवर्ड जिनकी संख्या 33 होती है। अगला आता है पॉइंट, वो है पाइथन अलाउ प्रोग्रामिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजरल पैराडिग्म। मतलब क्या है कि जो पाइथन है ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो तो करती ही है, साथ ही आप इसका प्रोग्राम प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जो वेरिएबल होता है वो या तो लेटर से शुरू होगा या तो अंडरस्कोर से शुरू होगा। जो वेरिएबल का नाम है उसमें स्पेस अलाउ नहीं होता है, साथ ही वो नंबर से भी शुरुआत स्टार्टिंग नहीं होती है। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 1 राम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनवैलिड। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की स्टार्टिंग नंबर से हो रही है, जबकि वेरिएबल की स्टार्टिंग या तो लेटर से होगी यानी कि ABCD से होगी या तो अंडरस्कोर से होगी। इसके अलावा अगर किसी अन्य स्पेशल लेटर से या फिर नंबर से स्टार्टिंग हो रही है तो वो एक इनवैलिड माना जाएगा वेरिएबल। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू असाइन करना है तो आप ऐसा कर सकते हो पाइथन में। यानी कि आपने क्या किया, लिखा x, y, z, ये क्या है, 3 वेरिएबल हैं और आपने अलग अलग वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। तो इस केस में क्या होगा, x में आ जाएगा ऑरेंज, y में आ जाएगा बनाना, z में आ जाएगा चेरी। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट, टू कंकैटिनेट आर कंबाइन टू स्ट्रिंग यू कैन यूज़ द प्लस ऑपरेटर। यानी कि अगर आपको 2 स्ट्रिंग को कंबाइन करना है तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंग रिपीट करना है तो आप लोग मल्टीप्लाई वाला साइन जिसको हम बोलते हैं एस्टरिस्क, उसका यूज़ कर सकते हो, यानी कि इसका। ठीक है, बुलियन रिप्रेजेंट्स 1 ऑफ 2 वैल्यूज़। जो बुलियन वैल्यू होती हैं वो ट्रू और फॉल्स, ये 2 वैल्यू होती हैं। साथ ही आपसे पूछ सकता है कि पाइथन में डेटा टाइप क्या है, समझाइए, जो कि पार्ट 2 में आ सकता है।
नेक्स्ट, जो लिस्ट होती है, इसमें आप मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हो एक ही वेरिएबल में। और लिस्ट की जो इंडेक्सिंग है, जो पहला एलिमेंट होता है, पहला आइटम होता है, उसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है। और एरे में भी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है। बेसिकली आपसे पूछ सकता है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग को समझाइए, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप तैयार कर लीजिए, आ सकता है। नेक्स्ट, जो पाइथन लैंग्वेज है, इसे आप 1 मिनट, हाँ, पाइथन लैंग्वेज को आप C++, कॉम, एक्टिवएक्स, कोबरा एंड जावा, साथ ही अदर टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं उसके साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आप लोगों को पाइथन में हेलो वर्ड प्रिंट करना है या फिर कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है, तो आप लोग प्रिंट मेथड का यूज़ कर सकते हो। आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा उस मैसेज को जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं, और वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखा था हेलो और उसके बाद पाइथन, तो यहाँ पर मिला है हेलो पाइथन। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप महान हैं, बट अगर आप लोगों को और महान बनना है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अज्यूम्स एनी नॉन जीरो एंड नॉन नल वैल्यू एज ट्रू, यानी कि जो पाइथन है वो नॉन जीरो और नॉन नल वैल्यू को ट्रू मानता है, जबकि अगर कोई वैल्यू जीरो है या फिर नल है तो उसे वो फॉल्स की तरह ट्रीट करता है। नेक्स्ट, द पास स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैटिकली बट यू डू नॉट वांट एनी कमांड आर कोड टू एग्जीक्यूट। तो ये बिल्कुल सही है। मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपको वहाँ पे जो होता है स्टेटमेंट वो लिखने की नीड है, यानी कि जब तक कि आप वहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं तब तक कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस केस में अगर आप चाहते हैं भैया मुझे इस पर्टिकुलर कोड को अभी नहीं लिखना है, तो उस केस में आप वहाँ पर पास का यूज़ कर सकते हो, तो जो आपका प्रोग्राम है वो बिल्कुल फुल्ली तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो पास स्टेटमेंट है इस पे शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। अगला है अ कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डिनोटेड बाय a प्लस bj, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस bj की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट, पाइथन डज नॉट सपोर्ट आ कैरेक्टर टाइप, जो पाइथन है इसमें आपको कैर डेटा टाइप नहीं मिलता है, जो भी होगा वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही होता है। नेक्स्ट, पाइथन ऑपरेटर्स इन जनरल आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यू एंड वेरिएबल, जो पाइथन में ऑपरेटर्स होते हैं वो किसी वैल्यू या वेरिएबल जिसको हम बोल सकते हैं ऑपरेंड, उस पर टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा 5 और उसके बाद 7, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका आंसर क्या आएगा तो आप कहोगे भैया इसमें करना क्या है, इसको जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है, क्या करना है। तो हमने कहा लगा दिया प्लस, तो आप समझ गए कि हमें इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, सम करना है। और सम करना है ये बात कौन डिसाइड कर रहा है, तो आंसर आएगा प्लस ऑपरेटर। तो ये क्या है, ये है ऑपरेटर जो कि डिसाइड करता है कि जो वैल्यूज़ हैं, जो ऑपरेंड्स हैं, उस पर कैसा टास्क परफॉर्म करना है। और पाइथन में आप लोगों को अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, ये विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर आपको मिलते हैं। अगला आता है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल एक्सप्रेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। बेसिकली जो टर्नरी ऑपरेटर है ये एफ एल्स का अल्टरनेटिव है, और आपको यहाँ पर एक दिया गया है सिंटैक्स। सबसे पहले आपको लिखना होता है वो स्टेटमेंट जब कंडीशन ट्रू होगी तब एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसके बाद आप लिखते हैं इफ़ कीवर्ड। ध्यान दीजिए, कीवर्ड से याद आया कि आपके एग्जाम में पूछता है कि क्या इवेल पाइथन में कीवर्ड है, तो आपको आंसर टिक करना है फॉल्स, क्योंकि जो इवेल है ये एक मेथड है, एक स्टेटमेंट है जो कि पाइथन में मिलता है, ये कीवर्ड नहीं है।
तो आप लिखेंगे इफ़ कीवर्ड, देन इसके बाद जो आपकी कंडीशन है, जो एक्सप्रेशन है वो आप लिखेंगे। देन जब ये कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन रॉन्ग होगा तो उस केस में कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए वो आप लिखते हैं एल्स कीवर्ड के बाद में। तो आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए आपको चेक करना है कि 2 नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 2 वेरिएबल क्रिएट किए, नाम रखा आपने ए और बी, और इसके बाद ए में आ जाएगा 10, बी में आ जाएगा 20, ठीक है। या फिर आप लोग एक लाइन में एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर सकते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। बट हमने क्या किया यहाँ पर, एक ही लाइन में 2 वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू असाइन कर दी। देन मैंने कहा कि अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो आपको प्रिंट करना है ए, नहीं तो आपको प्रिंट करना है बी। तो इस केस में क्या होगा, ए में कितना है 10, बी में कितना है 20, तो जो 10 होता है वो 20 से छोटा होता है। तो इस केस में जो इफ़ के पहले वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से 10 असाइन हो जाएगा इस मिन नाम के वेरिएबल के अंदर। देन हमने यहाँ से मिन की वैल्यू को प्रिंट कराया तो यहाँ से 10 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, जो टपल होता है वो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जिसमें एलिमेंट्स ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं और टपल इम्यूटेबल होता है। जैसे कि आपका लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, ये सभी के सभी म्यूटेबल होते हैं, जबकि जो टपल है ये इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पाइथन ब्लॉक बिगिन विद द कीवर्ड डेफ। जो पाइथन का ब्लॉक होता है, उस जो पाइथन का नाम है उसके पहले आप लोग डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, साथ ही आप लिखते हैं फंक्शन का नाम और लगाते हैं पैरेंथेसिस। नेक्स्ट, ऑल पैरामीटर्स इन द पाइथन लैंग्वेज आर पास्ड बाय रेफरेंस। आपसे पूछ सकता है बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन लैंग्वेज में जो भी आप आर्गुमेंट पास करते हो, पैरामीटर्स पास करते हो, वो किस तरीके से पास होते हैं। तो आपको आंसर टिक करना है पास्ड बाय रेफरेंस। बेसिकली 2 टर्म आते हैं, एक आता है पास बाय वैल्यू, एक होता है पास बाय रेफरेंस। तो जो पास बाय वैल्यू होता है इसमें क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक कॉपी पास कर दी जाती है। तो उस केस में जब भी उस वैल्यू में कोई चेंजेस किए जाते हैं तो जो मेन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसमें चेंजिंग नहीं होती है। बट अगर किसी वैल्यू को आप, किसी आर्गुमेंट को आप रेफरेंस के थ्रू पास कर रहे हैं, यानी कि पास्ड बाय रेफरेंस है, तो उस केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट था आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस पास किया जाता है। देन उस रेफरेंस के थ्रू उस वैल्यू में जो भी चेंजेस किए जाते हैं तो वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट में भी चेंज होता है। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। मान लीजिए ये क्या है, ये है पास बाय वैल्यू और ये है पास बाय रेफरेंस, ठीक है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, नाम था सोनू, और इस सोनू के अंदर आपने क्या रख दिया 15। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 क्या है तो आप बोलोगे एक वैल्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटरल। साथ ही जो सोनू है वो क्या है, वो है वेरिएबल का नाम। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं किसी फंक्शन में इस वैल्यू को पास करता हूँ एज आ आर्गुमेंट, तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं पास कर रहा हूँ वैल्यू के थ्रू, तो इस केस में क्या होगा, जो पाइथन होगा वो इसकी एक कॉपी क्रिएट करेगा और उस कॉपी को पास करेगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ तो इस केस में जो चेंजेस हैं इस कॉपी किए गए वेरिएबल में होंगे, ना कि इस एग्जैक्ट एक्चुअल ऑब्जेक्ट में होगा। बट अगर रेफरेंस के थ्रू आप पैरामीटर पास कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपने जहाँ पर उस वैल्यू को पास किया है वहाँ पर कोई चेंजेस होते हैं तो वो आपके एक्चुअल वैल्यू पर भी अप्लाई होगा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स आर द आर्गुमेंट पास्ड टू अ फंक्शन इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट वो होते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल एक पोजीशन, एक ऑर्डर में पास करना होता है। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिटरमाइंस द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम वेयर यू कैन एक्सेस अ पर्टिकुलर आइडेंटिफायर।
किसी भी वेरिएबल का स्कोप ये डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर आइडेंटिफायर को आप प्रोग्राम में कहाँ पर एक्सेस कर सकते हो और कहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते हो। जो नेम स्पेस होता है वो वेरिएबल नेम यानी कि बोल सकते हो कीज, साथ ही उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट है उसका एक डिक्शनरी होता है। या हम बोल सकते हैं कि नेम स्पेस में वेरिएबल नेम को उसके जो ऑब्जेक्ट होता है, वैल्यू होती है, उसके साथ में मैप किया जाता है। अगला आता है कि जो R+ मोड है, इसका मतलब ये है कि जो आपने फाइल की है वो रीडिंग और राइटिंग दोनों मोड में अवेलेबल है। द फाइल पॉइंटर प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। अगर आपने फाइल को R+ मोड में ओपन किया है तो आप उसको रीड कर सकते हो, उसको राइट कर सकते हो। साथ ही जो फाइल पॉइंटर होगा, फाइल ऑब्जेक्ट होगा, फाइल हैंडलर होगा, वो फाइल के स्टार्टिंग में प्लेस हो जाता है। वहीं अगर आप लोगों को ये चेक करना है कि फाइल को क्लोज किया गया है या फिर नहीं, तो आप लिख सकते हो फाइल का हैंडलर का नाम डॉट क्लोज्ड। तो अगर ये मेथड आपको देता है ट्रू तो इसका मतलब ये है कि फाइल क्लोज है। अगर आपको मिलता है फॉल्स तो इसका मतलब ये है कि जो वो फाइल थी वो क्लोज। आर मोड में ओपन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि रीड मोड में एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग आर मोड का यूज़ करते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। वहीं जो डब्ल्यू है तो राइट मोड में फ़ाइल ओपन करने के लिए यानी कि नई फाइल बनाएगा। अगर उस नाम से फाइल पहले से ही बनी है तो एग्जिस्टिंग कंटेंट को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट ए, अगर आप फाइल को ए मोड में ओपन करते हैं जिसको हम बोलते हैं अपेंड मोड, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले से बनी बनाई फाइल है उसके लास्ट में आप कंटेंट को ऐड करना चाहते हो तो वो आएगा यहाँ पर ए यानी कि अपेंड मोड। देन आता है R+, यानी कि पहले से बनी फाइल को आप रीड करना चाहते हो या फिर उसमें राइट करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो R+ मोड के थ्रू। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने फाइल को R+ मोड में ओपन किया है तो उस फाइल में जो भी पहले से डेटा है वो डिलीट नहीं होता है। बट अगर आपने फाइल को W+ मोड में ओपन किया है तो इसका मतलब ये है कि आप फाइल को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, बट अगर उस नाम से पहले से फाइल बनी हुई है तो उसका डेटा डिलीट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट A+ मोड, तो पहले से बनी फाइल में रीड और राइट करने के लिए अगर फाइल पहले से बनी होती है तो नया डेटा फाइल के अंत में लिखा जाता है। आता है RB और WB, तो इसका यूज़ हम लोग बाइनरी फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। RB मतलब है कि आपको बाइनरी फाइल में को रीड करना है, अगर बाइनरी फाइल में राइट करना है तो आप लिखते हो WB। बेसिकली आप लोगों को LEGB रूल, रिकर्सन, इन्हें तो कतई मिस नहीं करना है। साथ ही कमांड लाइन आर्गुमेंट, साथ ही जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो उसकी लिंक मैंने आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हो अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं, हालांकि मैं आप लोगों के साथ में इन पॉइंट्स को डिस्कस कर चुका हूं, बट एक बार मैं दोबारा से इसे डिस्कस कर लेता हूं कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन .py होता है, वहीं बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन .pyc होता है। डेटा टाइप कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट नन रिटर्न करता है। लिस्ट एक कंपाउंड डेटा टाइप है क्योंकि इसमें आप अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट, क्या हम पोजिशनल आर्गुमेंट को किसी भी ऑर्डर में पास कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, आपको एक ऑर्डर में ही पास करना होता है। अगला आता है जब कोई फंक्शन एक से अधिक वैल्यू को वापस करता है तो इस केस में वो टपल की फॉर्म में होता है। पाइचार्म, एटम, स्पाइडर, विजुअल कोड, एनाकोंडा, ये क्या हैं? ये सभी के सभी पाइथन IDLE के एग्जाम्पल हैं। अगला जो कंसोल होता है इसे हम लोग कमांड लाइन इंटरप्रेटर या फिर सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है उसकी आप टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते हो। आपसे पूछेगा MCQ में कि इनमें से किस डेटा टाइप की वैल्यू को टाइप कास्ट
यानी कि टाइप कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो आपको पट से टिक कर देना है कॉम्प्लेक्स वैल्यू। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती हैं वो इस फॉर्म में होती हैं, यानी कि कोई वैल्यू ये है, फिर उसके बाद y आप लिख सकते हो और इसके बाद j। जो j है वो कंपलसरी होता है, वहीं जो x और y हैं ये डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। अगला है कि जो पाइथन है इसमें कैर डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कुछ भी होता है वो str इस डेटा टाइप में होता है, यानी कि स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। सिंटैक्स एरर को हम लोग पार्सिंग एरर भी कहते हैं। अगर आपको किसी सीक्वेंस के डेटा को रिपीट करवाना है तो आप एस्टरिस्क का यूज़ कर सकते हो। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, str ये क्या हैं? ये सभी के सभी फंडामेंटल डेटा टाइप या बोल सकते हो कोर डेटा टाइप हैं, जबकि टपल, लिस्ट, डिक्शनरी ये क्या हैं? ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर हैं। क्लास भी एक डेटा टाइप ही है, जो क्लास होती है ये भी एक डेटा टाइप ही है, बट ये एक यूज़र डिफाइंड होता है, यानी कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। नेक्स्ट, स्टेप वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। नंपाई एरे में 0 से डिवाइड करने पर एरर नहीं आता है, बल्कि आपको मिलता है इन्फ। आपसे पूछ सकता है ट्रू फॉल्स में, जब हम नंपाई एरे में किसी भी एलिमेंट को 0 से डिवाइड करते हैं या फिर एरे में 0 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में एरर आती है, तो आपको आंसर टिक करना है फॉल्स। जो पाइथन का कंपाइलर है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। पीवीएम यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन, इसे हम लोग पाइथन इंटरप्रेटर भी कहते हैं। जो पाइथन प्रॉम्प्ट होता है ये आपका इज ग्रेटर देन सिंबल से शुरू होता है। जो कॉम्प्लेक्स क्लास है वो एक सीक्वेंस नहीं है, यानी कि ग्रुप ऑफ आइटम नहीं है। पैकेज एक नेम स्पेस है जिसमें कई सारे मॉड्यूल हैं, ठीक है। और अगर आपको उस मॉड्यूल में उपस्थित किसी फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो उस फंक्शन से संबंधित जो भी मॉड्यूल होता है उसे भी आपको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है और उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। क्या पाइथन लैंग्वेज में इंडेंटेशन अनिवार्य है? तो आंसर आएगा जी हाँ, इंडेंट का ही सारा खेला है। नेक्स्ट, पाइथन लाइब्रेरी पाइथन पैकेज का कलेक्शन होता है, यानी कि जो लाइब्रेरी होती हैं उसमें कई सारे पैकेज होते हैं और पैकेज के अंदर मॉड्यूल होते हैं। नेक्स्ट, नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब ये क्या हैं? ये सभी के सभी लाइब्रेरी हैं। ओएस, सिस, रैंडम, मैथ, डेट टाइम ये क्या हैं? ये सभी के सभी पाइथन बिल्ट इन मॉड्यूल हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी आप लोग पाइथन इंस्टॉल करते हो तो ये बिन बुलाए आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, इन्हें अलग से इंस्टॉल नहीं करना होता है। नेक्स्ट, पाइथन में क्लास बनाने के लिए आप क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हो, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हो। पाइथन 3 में टोटल 33 कीवर्ड हैं और इनमें से 3 के जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। नेक्स्ट, इनिट एक स्पेशल मेथड है या कंस्ट्रक्टर है जो तब ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंस्टेंस बनाते हैं। और सभी क्लास में जो इनिट मेथड है वो ज़रूर से ज़रूर होता है। ऐसे फंक्शन जो इटरेबल आइटम्स के सेट को रिटर्न करता है उसे हम लोग जनरेटर कहते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको किसी एरे या स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो आप यहाँ पर इस टाइप से लिखेंगे स्टेटमेंट, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कॉलन और इसके बाद -1। तो इस केस में क्या होगा? जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो जाएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया है। साथ ही स्टेप बाय स्टेप लिखे गए निर्देशों को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। वहीं लॉजिक के पिक्टोरियल या बोल सकते हो ग्राफिकल उसके रिप्रेजेंटेशन को फ्लो चार्ट कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम के रन होने की स्टेप सबसे पहले कोडिंग, फिर कंपाइलिंग, फिर लिंकिंग, लोडिंग, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, बाइट एरे, यूज़र डिफाइंड डेटा क्लास ये क्या होती हैं? म्यूटेबल होती हैं, जबकि टपल, इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट ये क्या हैं? ये इम्यूटेबल डेटा टाइप हैं।
नेक्स्ट, एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करना टाइप कास्टिंग कहलाता है, जिसे हम लोग टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। इस पे आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट आ सकता है। क्या पाइथन में मेन फंक्शन कंपलसरी होता है? तो आंसर है जी नहीं। नेक्स्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट फंक्शन, इन्हीं की हेल्प से आप पाइथन एरे में वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। वहीं वैल्यू को रिमूव करने के लिए आप पॉप और रिमूव इन मेथड का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंग, लिस्ट या एरे की लेंथ को फाइंड आउट करना है, आपको चेक करना है कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं या फिर कितने आइटम्स हैं, तो आप लेन मेथड का यूज़ कर सकते हो। साथ ही आपको कम से कम लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, साथ ही फाइल हैंडलिंग के जो मेथड होते हैं, कम से कम 5 मेथड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको दिख रहा होगा इंट, str, set, dict, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, हेक्स, ऑर्ड, ये क्या हैं? ये सभी के सभी मेथड है जिनका यूज हम लोग टाइप कास्टिंग में करते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है।